जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं मुंडका विधानसभा के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं परमजीत सिंह जी, जो कि अध्यक्ष हैं रानीखेड़ा मंडल से। वार्ड नंबर 36N पड़ता है भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि ये बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती क्योंकि पीछे का बैनर भी यही बताता है भारतीय जनता पार्टी से, और कैप और जो पटका लगाया है वो भी ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। एक और पोस्ट यहां पर लिखी है, भारतीय जनता पार्टी से, जिला भारी दिल्ली, दिल्ली प्रदेश के हैं। सही कह रहा हूं जी? ठीक है। एक खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तीखी नोकझोंक करेंगे, बहस भी करेंगे और निष्पक्ष होकर बात करेंगे। ना पक्ष की बात करेंगे ना विपक्ष की बात करेंगे, सिर्फ निष्पक्ष होकर के बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए खास मुलाकात करवाते हैं आपकी परमजीत सिंह जी से। नमस्कार परमजीत। नमस्कार जी। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीएन न्यूज 24 चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ तीखी नोक झोंक को लेकर के। पहला मेरा सवाल यह रहेगा कि अभी जो इसकी जो अग्निपथ जो स्कीम निकाली है, तो उसको लेकर के तमाम राज्यों से जो युवा हैं वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं जी। मतलब उस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं, उस स्कीम को लेकर के। क्या है ये स्कीम और क्यों लागू की जा रही है, इसको लेकर के आपके अपने क्या विचार हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल आपने जैन साहब सबसे पहले ही मुझसे पूछा। मैं इस पे बात करना ही चाहता था। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि लोकतंत्र का मतलब ही है, आप अगर किसी चीज से सहमत नहीं हैं तो आप बिना किसी दबाव के अपना विरोध जो है वो प्रकट करें। लेकिन पहली चीज तो ये कि विरोध प्रकट करने का कोई तरीका होना चाहिए। उग्र प्रदर्शन, आगजनी करना, हिंसा करना, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर देना, ये सब जो है ये कहीं ना कहीं आपको, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो देश विरोधी ताकतें दिखाई देती हैं इनके पीछे। मैं खुद परमजीत जी इसका कड़ा विरोध अनेकों वीडियो बना करके कर चुका हूं, और इस वीडियो में भी मैं बता दूं उन तमाम छात्रों को, उन दंगाइयों को, क्योंकि मैं उनको दंगाइयों का नाम दूंगा, जिन्होंने हमारे भारत देश की सरकारी संपत्ति या गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसका नुकसान कोई और नहीं भरेगा। कोई नेता नहीं भरने वाला। अपना घर बेच के या अपने खेत बेच करके उसको हम भारतवासियों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे को ही उसको भुगतना पड़ता है। जनता के खून पसीने की कमाई जो है, उससे दिया हुआ जो टैक्स है, उसी का हम लोग नुकसान कर रहे हैं। दूसरी बात, अब मैं आता हूं अग्निपथ पे। हाँ, ये स्कीम है कि क्यों लागू करी जा रही है? एग्जैक्टली, मैं स्कीम पे ही अब आ रहा हूं। देखिए, 17 से लेकर के 23 साल तक का हमारा नौजवान, आज अगर आप देखेंगे, मैं बात करता हूं, आपने कहा नॉन पॉलिटिकल बात, जनता के हित की बात। पहला सवाल, आप इस स्कीम से सहमत हो या नहीं? बिल्कुल सहमत, 100% मैं इस स्कीम से सहमत हूं। कैसे? 17 से 23 साल तक का जो बच्चा, आज अगर आप देखिए तो बच्चा क्या करता होता है, जहां कैरियर की शुरुआत, जहां इन लोगों के द्वारा, पहली बात तो विरोध क्यों है? विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि विरोध का एक मुद्दा होता है, जरूरत होती है। आपने मुझसे अभी कहा कि 17 साल से लेकर 23 साल का बच्चा क्या करता है? मैंने जवाब दिया कि वो अपने कैरियर की तैयारी कर रहा होता है। अब मैं आता हूं अग्निवीर पे। अग्निपथ योजना के अंतर्गत आज अगर एक 17 साल का बच्चा अग्निवीर बनता है, भारत माता की सेवा में जाता है, 4 साल तक वो सेवा करेगा भारत माता की। और सेवा क्या करेगा? सेवा करेगा वो एक सैनिक बन करके, भारत माता का बेटा बन करके, बॉर्डर पे खड़ा होकर के, गोली खाने को भी तैयार रहेगा, कहीं माइनस डिग्री में जाकर के, और कहीं आदमी को जला देने वाली गर्मी में खड़ा होकर के भारत माता की सेवा करने वाला बच्चा बन करके, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रह करके, गोली भी खा करके, आतंकियों से लड़ करके भी, उनका सीना फाड़ करके, भारत माता की रक्षा करके भी। देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने ये बताई, और सच्चाई है। हम आर्मी के जवानों को बिल्कुल सैल्यूट देते हैं कि वो वाकई कड़ी गर्मी के अंदर भी और कड़े कड़ाके की सर्दी के अंदर भी हम लोगों की रक्षा करते हैं, सीने पे गोली खाते हैं, तब जो है हमारे हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं, अनेकों मुल्कों से हम लोगों के उनके अत्याचारों से हमें बचाते हैं। उसके बावजूद भी 4 साल की बहाली के बाद उनको निकाल क्यों देते हैं? वही मैं आपको बता रहा हूं सर, निकाल देते नहीं। पहले तो ये शब्द को मैं सुधार देना चाहूंगा। 4 ही वर्ष के लिए तो निकाल, 4 ही वर्ष तो। सर सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये फोन एक बार वही चीज मैं आपको बता रहा हूं
कि जब वो बच्चा 4 साल के लिए बॉर्डर पे जाकर के देश की सेवा करेगा, मतलब गोली चलाना सीखेगा भी, चलाएगा भी, देश के दुश्मनों को मजा चखाएगा भी। मतलब हम ये मान लें कि उसको एक अनुभव होगा गोली चलाने का, दुश्मनों को मारने का, बस बिल्कुल, दुश्मनों को मारने का, इस राष्ट्र की सेवा करने का, इस माँ के लिए जान देने का उसके अंदर एक जज्बा पैदा होगा। क्योंकि उसने कलम के अलावा सिर्फ बंदूक चलानी सीखी, अभी सिर्फ बंदूक चलानी नहीं सीखी। आर्मी बंदूक चलाना नहीं है। पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट से आर्मी को जोड़ के देखना गलत है। जनरल विपिन रावत जी का मैंने अभी एक पीछे वीडियो देख रहा था मैं, जो हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने ही कहा था कि हमारे को नौजवान बढ़ाने चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा था कि आर्मी की उम्र भी बढ़ानी चाहिए, आर्मी को एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ करके नहीं देखा जाए। उन्होंने ये भी कहा था, अगर आपको बयान याद हो, कि उनकी उम्र जो है वो भी बढ़ानी चाहिए, 14 वर्ष से ऊपर बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल बढ़ानी चाहिए। और यहाँ घटा रही है सरकार। सर घटा नहीं रही सरकार। सरकार एग्जैक्टली क्या कर रही है मैं आपको वो बताता हूं। सरकार एग्जैक्टली ये कर रही है, एक बच्चा जो 17 साल 18 साल में आर्मी की नौकरी 4 साल के लिए करने गया, पहली बात तो उसका नुकसान कहां हो रहा है और फायदा कहां हो रहा है, मैं वो आपको बताता हूं। 4 साल में लगभग 12.25 लाख रुपए के आसपास उसको एज ए सैलरी मिला, जिससे वो अपना घर चलाएगा। ठीक है ना जी। उसको मतलब 25,000 मतलब हम ये मान लें, सर सुनो मैं थोड़ा क्लियर करूंगा उसको। हम ये मान लें कि सरकार ने 17 साल की उम्र में उसको बहाली करके 17.5 में और 21 साल तक के लिए उसको रोजगार दिया। नहीं, रोजगार नहीं, हाँ, वो उसको जीवन जीने की ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत माता को जो है उसकी सेवा करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बहाली तो 4 साल के बाद उसकी एग्जैक्टली, अगर आप मैं सीधे शब्दों में सुनना चाह रहे हो तो उसके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली, उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, उसकी विल के अकॉर्डिंगली आफ्टर 4 इयर्स वो क्या चाहता है। लेकिन 4 साल जब वो सेना में जाकर के नौकरी कर रहा है, सेवा दे रहा है, तो उसका समय खराब नहीं कर रही सरकार। मोदी सरकार उसको 4 साल में 12.25 लाख रुपए के आसपास सैलरी दे रही है, जिससे उसका घर चलेगा। 4 साल के बाद अगर वो आर्मी में रिटेन किया जाता है तो उसकी जॉब आगे चलेगी। अगर 4 साल बाद उसको आर्मी में रिटेन नहीं किया जाता है, वापसी भी आता है, यहां आकर के एक 17 साल का बच्चा 21 साल में वापस आया, एक 20 साल का बच्चा 24 साल में वापस आया, उसकी जॉब ढूंढने की आयु खत्म नहीं हो गई। यहां मैं दिखाता हूं 40 साल के उसको परमानेंट ही। सर सुनो, उसको सर सुनो ना सर, आप बहस कर रहे हैं ना, दोनों साइड से होती है। लेट मी क्लियर माई पॉइंट फर्स्ट। जो बंदा यहां 20 साल में वापस आया, 22 साल में वापस आया, 24 साल में वापस आया, यहां आकर के स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में उसको प्रेफरेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं ना, आपने क्या करा है कि उसको 17.5 साल की उम्र में उसको बहाली पे रख करके 21 साल के बाद उसको कह दिया कि बेटा अब तुम रोजगार ढूंढो और अपने हिसाब से कहीं पे भी रोजगार को, अब हमारे पास तुम्हारी इतनी ही अवधि थी समय की, 4 साल की थी, उसके बाद तुम्हारे को निकाल दिया, अब तुम कहीं पे भी जॉब ढूंढो, किसी भी तरह की जॉब ढूंढो। जिसकी 21 साल में बहाली हुई उसको 24 या 25 साल की उम्र में निकाल दिया, अब तुम जहां मर्जी जाओ, जैसे मर्जी जॉब ढूंढो। ठीक है। क्या 75% जो आपने मुझे बताया कि बाकी लोगों को निकालेंगे, 75% वो युवा होंगे जिनको बहाली पे रखा जाएगा। ठीक कह रहा हूं? मतलब 25% लोगों को रखा जाएगा, 75% निकाल दिए जाएंगे। मतलब वो 75% किस योग्यता के आधार पर, या उनके अंदर कौन सी क्षमता नहीं थी कि वो कंटिन्यू अपनी जॉब नहीं कर पाते? 4 साल के अंदर 100% बच्चे, 100 बच्चे अगर जाकर के अग्निवीर के नाते काम कर रहे हैं, 25% बहाल हुए। जो हमारे देश की आर्मी है उसके अंदर जो हमारे बड़े सम्मानित अफसर लोग हैं, जो उनके ट्रेनर्स होंगे, जो उनके टीम के कमांडर होंगे, जो उनकी टीम को लीड करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे ना सर। 75% लोग आर्मी के ऊपर तो सोचना ही गलत मैं है। ये बिल्कुल आर्मी के ऊपर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं भी आर्मी पर सवाल नहीं कर रहा हूं। हमारी आर्मी के अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब वेल एजुकेटेड हैं, अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं, सब तरीके से। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, विधायक नहीं है, परमजीत जी, पढ़ लिख कर आर्मी की नौकरी करने गए हुए। सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल ये है कि 75% बच्चों में ऐसी कौन सी नाकामियां थी या काबिलियत नहीं थी कि जो उनको निकाल दिया? उनको बेरोजगार क्यों बनाया? बच्चे में कोई नाकामी नहीं है, उनको बेरोजगार क्यों बनाया? बेरोजगार नहीं बना रहे। आपने तो बताया, आपने तो बताया, बाद आपने क्या बताया? आकर के वो अपनी नौकरी कर सकता है। नहीं नौकरी अगर उसको, मैं और आगे आता हूं, अगर उसको जॉब प्रोफाइल में नहीं भी सेट हुआ कहीं, मेरी बात सुनो, 12 लाख रुपए मोदी सरकार उसको देके भेज रही है। वो तो बात की बात है, मैं स्टार्टअप कर सकता है। किस चीज? मतलब मोदी सरकार
वो तो उसका उसी का पैसा मिल रहा है सर, उसी का, अरे मैं वही कह रहा हूं, उसी का पैसा है, उसको सरकार नहीं दे रही। नहीं सर, मैम मेरी बात सुनो भाई, सरकार कोई एहसान नहीं कर रही। हाँ, मोदी सरकार ये स्कीम लेके आई है, मैं ये कह रहा हूं। मोदी सरकार तो मोदी सरकार मैम, मोदी सरकार ये स्कीम लेके आई कि 4 साल रखो उसके बाद निकाल दो। नहीं, 12.25 लाख रुपए उसको एज ए सैलरी मिला। जब उसका टेन्योर पूरा होगा, अगर वो मिलिट्री में आगे रिटेन नहीं होता है तो उसको 12 लाख रुपए मिलेगा। होगा कहां से 12 लाख रुपए जो मिलेगा? सर सुनो ना, आप सीधा जो होगा कहां से, होगा कहां से? भाई, सरकार ने तो अपना क्राइटेरिया पहले पूरा तैयार कर दिया। एक पर्चे पे लिख के दे दो, मुझे क्या बोलना है मैं वो बोल दूंगा। नहीं, आप सुनना तो चाह नहीं रहे। आपने देखो, मैं ये कह रहा हूं, अगर उसको जॉब नहीं भी मिलती, आज सच्चाई से रूबरू कराता हूं सर आपको मैं। ये मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, इस कॉलोनी में चलो और किसी में चलो, किसी भी स्टेट में चलो, आज गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा दे, बहुत बड़ी बात है। अगर वो ये सोचे, ऐसा क्यों है? सर सुनो, सर सुनो, ऐसे पे भी आएंगे, सब बातों पे एक बार बहस नहीं होती। अभी एक बात पे बहस है, उस विषय पे रहते हैं। गरीब आदमी ने अपने बच्चों को पढ़ाया, कितने % लोगों की जॉब लगी? मोदी सरकार के आने के बाद तो जॉब बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मिलिट्री की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, आप पिछले 20 साल का छोड़ो, 7 साल से 8 साल से मोदी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, 20 साल का डेटा उठा करके और ये बताओ कि मिलिट्री में, आर्मी में कितनी हमारी रिक्रूटमेंट हुई है। लेकिन उससे मैं 20 साल की बता रहा हूं, 20 साल के अंदर भी कभी भी आर्मी की जॉब के साथ छेड़खानी नहीं हुई है, जो कि अब हो रही है। जो बच्चों को 4 साल से इस्तेमाल करने के बाद, भारत देश की सेवा करने के लिए लगाने के बाद उसको बेरोजगार कर दिया जा रहा है, वो भी अब हो रहा है, पहली बार। सही बात है सर। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं जान सकते? सॉरी, ये थोड़ा आउट ऑफ द वे है, लेकिन पूछ सकता हूं मैं? मेरे बच्चे तो अभी छोटा सा बच्चा है, वो तो पहली दूसरी क्लास में। कौन स्कूल? नजदीक में ये किसी का जानकार भाई का। क्या कॉन्वेंट स्कूल है कि गवर्नमेंट स्कूल है? प्राइवेट स्कूल है। तो गुरुकुल में क्यों नहीं भेजा सर आपने? आसपास में कोई बढ़िया गुरुकुल हो तो वहां भेज। सर मैं गुरुकुल आपको बता देता हूँ, संस्कृत पाठशाला बता देता हूँ, वहां करवा। लेकिन हम उसमें क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम, सॉरी मैं थोड़ा पर्सनल आपसे सवाल पूछा, अकॉर्डिंग टू टाइम हमारे को चेंज होना पड़ता है। मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम हमारे अब आपके हिसाब से होना पड़ता है। अब आपके हिसाब से ये अपडेट हो रहे हैं कि हम 4 साल के युवा को रखेंगे, उसको निकाल देंगे। नहीं, निकाल नहीं देंगे सर। आप एक बात पकड़ के बैठे हो, निकाल देंगे। आप ये नहीं देख रहे कि जिस गरीब के पास अपने बच्चे को सेट करने का, अगर उसकी जॉब नहीं लगती, आज नहीं लगती, मैं कह रहा हूं जिस बच्चे की आर्मी में जॉब लगी ही नहीं, ठीक है ना, उसको और कोई गवर्नमेंट सर्विस भी नहीं मिली, वो क्या करेगा सर? हाँ, बता रहा हूं वो क्या करेगा, मुझे आप बताओ उसके लिए क्या कर रहे हैं? मैं वही बता रहा हूं। बच्चे ने 21 आपने 17.5 साल की उम्र में उसको आर्मी के लिए छोड़ दो। अगर अग्निवीर को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, अग्निवीर स्कीम है ही नहीं। मैं कह रहा हूं उसकी ना मिलिट्री में जॉब लगी, आर्मी में जॉब लगी, वो और किसी चीज में तैयारी करता, ना कोई स्टेट जॉब लगी, वो और कोई तैयारी करता। सर मेरे साथ चलेंगे 10 मिनट के लिए? कहां पे? युवाओं से मिलाता हूं आपको। युवा ही तो प्रदर्शन कर रहे हैं, अग्निवीर तो अभी आया है, युवा ही तो विरोध कर रहे हैं, अग्निवीर तो अभी आया है। मैं युवाओं से मिलाता हूं आपको, कितने % युवाओं की कितनी नौकरियां हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, क्या है क्या नहीं है? दोनों ही डिपार्टमेंट तो उसको निचोड़ रहे हैं ढंग से। सरकारी डिपार्टमेंट ने 4 साल में निकाल दिया, प्राइवेट डिपार्टमेंट वैसे निचोड़ रहा है। सरकारी डिपार्टमेंट तो आपके अकॉर्डिंग भी अगर मैं बात करूं तो निकालेगा, अभी तो शुरू हुई है स्कीम। मैं तो प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, मैं फ्यूचर में नहीं जा रहा हूं। मेरे साथ चलो ना सर, मैं दिखाता हूं हमारा युवा क्या कर रहा है, और बहुत दूर नहीं। अच्छा, क्या कर रहा है? बहुत, अरे सर क्या कर रहा है युवा? उसके घर की अगर मैं बात करूं, गरीब आदमी की अगर मैं बात करूं, झगड़ा गरीब आदमी का है। अमीर आदमी तो मिलिट्री में, अग्निवीर में भी नहीं भेजता, और वो पहले भी नहीं भेजता। किसी नेता का बेटा नहीं जाता, किसी रईस का बेटा नहीं जाता, सिर्फ जाता है तो किसान परिवार का जाता है, गरीब परिवार का बेटा जाता है। वो इस उम्मीद में जाता है कि मेरा बेटा आज सेट हो गया, मैं अपने बच्चे की शादी करूंगा और वो एक देश की सेवा करेगा, पर इस उम्मीद में नहीं जाता कि वो सिर्फ 4 साल ही सेवा करेगा और 4 साल के बाद वो फिर दोबारा से रोजगार ढूंढने को मजबूर होगा। सेवा, आप दोनों बातों को मिक्स, डोंट मिंगल। सेवा या सैलरी, एम्प्लॉयमेंट और सर्विस। मैं यही कह रहा था, सेना को एम्प्लॉयमेंट मत समझो। अच्छा, सेना एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, तो सैलरी क्यों मिलती है? सर मैं बता रहा हूं आपको, यही चीज मैं बता रहा हूं आपको, एम्प्लॉयमेंट को सेना से मत जोड़ के देखो। सैलरी क्यों मिलती है? दूसरी चीज, सैलरी इसलिए मिल रही है क्योंकि उसके साथ परिवार जुड़ा हुआ है ना सर। तो उसके बाद उसका परिवार जुड़ेगा नहीं क्या? मतलब 21 साल के बाद उसका परिवार खत्म? सर उसकी जॉब की 4 इयर्स की अगर मैं टेन्योर की बात करूं, पूरा होता है, वो वापसी आता है, जवान अवस्था में है और दूसरा जॉब ढूंढ सकता है। नहीं मिली, 12 लाख रुपए उसके खुद के कमाए हुए उसको मैच्योरिटी पे मिल रहे हैं ना। गरीब आदमी के पास, आज मेरे साथ चलो, मैं कह तो रहा हूं आपको,
5 लाख रुपए लगा के अपने बच्चे को धंधा नहीं करा पाता गरीब आदमी, अगर उसकी जॉब नहीं लगती तो। यहां तो उसको दोनों चीजें मिल रही है ना। और उससे भी बड़ी बात पे आता हूं आज मैं आपके सामने। इससे बड़ी बात यह है, 1 साल तक दिल्ली को बंधक बना के रखा किसान आंदोलन के नाम पे। कश्मीर के अंदर आप जाकर के देखिए पत्थरबाजियां होती हैं। उसके बाद देखो सर सुनो मैम सुनो, मैंने अभी और तभी नहीं कहा ना, मैंने अभी तभी नहीं कहा। चलो बोलो। कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी हो रही है, सीए के नाम पे दंगे हो रहे हैं। जमुना पार में आप जाकर के देखिए, जो है अभी दंगे हुए आम आदमी के, ताहिर हुसैन, ये सब उसमें इन्वॉल्व भी पाए गए। परमजीत जी आप देखो, मुझे एक बात बताइए मेरी सर, बात मेरा सवाल आ रहा है, कड़वा सवाल मेरा भी मेरी है। बात, आप लोगों सर, ने एक छोटा सा कड़वा सवाल, आप रखना सवाल। देखो अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि आप लोगों ने पहले सीए लगाया, उसके बाद जीएसटी लगाई, तब जो है लोगों ने उसका विरोध किया, नोटबंदी करी, उसका विरोध किया, किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे बैठे थे, हालांकि वो किसान आंदोलन सक्सेस हुआ क्योंकि वो शांति प्रिय तरीके से था, तो आप लोगों ने उसका विरोध किया। जैसे किसान आंदोलन आप लोगों ने उनकी तरफ रुझान किया तो आपने कह दिया किसान तो सही बात कह रहे थे। अगर यही सर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब पहले आपने जवानों को परेशान किया, अब नहीं किसी को नहीं परेशान किया। देखो पहले किसान परेशान थे, अब जवान किसी को नहीं परेशान किया। अभी भी पंजाब के अंदर देखिए, मैं कल ही पढ़ रहा था, 3 डेथ हुई है। क्या करें, केजरीवाल साहब ने कहा वही कह रहा हूं, जिस दिन मेरी सरकार आ गई आप किसान आत्महत्या नहीं, राजनीति क्यों करते हो केजरीवाल के साथ? पहले किसान परेशान थे, आज जवान परेशान। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 4 साल के लिए ही करो, मैं कह रहा हूं 4 साल के लिए भी जो बंदा, जो इस देश का बेटा सेना में रह करके बॉर्डर पे खड़ा होके आ गया, उसके हाथ में पत्थर नहीं देख पाओगे, उसके हाथ में सिर्फ बंदूक देख पाओगे, पत्थर नहीं देख पाओगे, सिर्फ बंदूक देखेंगे। सर कौन सी बंदूक की बात? भाई उसने बंदूक चलानी सीखी है। नहीं, कौन सी बंदूक की बात कर रहे हैं? कलम तो चलाना नहीं जानता वो। सेना की बात कर रहे हैं या कौन सी बात? जवान की बात कर रहा हूं। सर आपसे पूछ रहा हूं, आप 4 साल में निकाल दोगे, उसने क्या सीखा? सिर्फ बंदूक चलाना, कलम तो सीखी नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड सर एक बात बताइए। नहीं मैम आपसे नहीं पूछ रहा मैं, सवाल ही कर रही है वो सवाल ही कर रही है। आप मेरे को एक बात बताइए, क्या बंदूक चलाना हमेशा गलत होता है? If you are a terrorist, then it is 100% wrong. लेकिन आप अगर एक देश के सैनिक हैं और आपके हाथ में बंदूक है तो क्या वो गलत है? नहीं, वहां पर गलत नहीं है, वो उसको वहां पर गलत नहीं है बॉर्डर पे, लेकिन यहां पर आने के बाद वो क्या करेगा? सिर्फ एटीएम के बाहर गार्ड बनकर बैठेगा। सर क्यों गार्ड बन के बैठेगा वो? सिर्फ एटीएम के बाहर गार्ड क्यों बनेगा? अभी भी देख लो आर्मी, गवर्नमेंट एक सेकंड, अभी भी आर्मी के जितने भी बंदे रिटायर्ड होते हैं वो सिर्फ गार्ड बनकर बैठते हैं। वो क्या करें? साहब आर्मी से रिटायर है, हरियाणा पुलिस में जो है सब इंस्पेक्टर हैं। जितने आपके रैंक पे थे ना, ऑफिसर रैंक पे थे ना वो। नहीं वो सही कह रही है, वो ऑफिसर रैंक। इन लोगों की बात करो। हाँ, 10वीं 12वीं पास करके उसको कोई ऑफिसर रैंक एज अ सिपॉय उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन किया था, ऑफिसर रैंक पे नहीं थे, ठीक है। आज मिलिट्री से सेवानिवृत्त होकर के हरियाणा पुलिस में एक्स सर्विसमैन कोटे से आकर के सब इंस्पेक्टर की जॉब की। 2 इयर्स पहले उनका देहांत हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, खेड़ा गांव है, खेड़ा गांव में बड़े भाई की ससुराल है। मैं तो आप परिवार की बात कर रहा हूं आपको। एयरफोर्स से रिटायर होके आए ससुर साहब उनके, यहां आके दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जॉब किया, डबल पेंशन आज ले रहे हैं। कहो तो मिलवा सकता हूं, हमारे बीच में सौभाग्य की बात है, जीवित है। अब आपसे मैं बात करता हूं, जब पूरी जॉब करने के बाद एक्स सर्विसमैन कोटे में नौकरी मिल सकती है तो जवान बंदे को क्यों नहीं मिलेगी? दूसरी बात, स्टेट की जो गवर्नमेंट है घास छीलने के लिए बनाई है क्या? नहीं, आप केंद्र सरकार पे आओ, मेरी बात। स्टेट की गवर्नमेंट घास छीलने के लिए बनाई है। पार्टिज्म क्यों लाते हो बीच में? पार्टिज्म क्यों लाते हो कि दिल्ली सरकार क्या करेगी, स्टेट की गवर्नमेंट क्या करेगी? छोड़ दो मेरी बात, स्टेट की गवर्नमेंट को छोड़ दो। आपके अभी केजरीवाल सरकार है, जब केजरीवाल सरकार पे आ गए आप। मैं क्या कह रहा हूं, अभी केजरीवाल सरकार है, जब पहला बैच आर्यवीर दल का आएगा तो भाजपा की सरकार होगी। पार्टी की तो बात ही कोई नहीं। कौन सी पार्टी होगी, कौन सी सरकार होगी, वो तो बात की बात है। बात इस समय ये है, बात ये है कि 4 साल के बाद अगर सेंटर गवर्नमेंट पार्टी नहीं है, मैं कह रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट आपने कहा ना कि उसके बाद भाजपा की पार्टी होगी। हम कौन सी पार्टी होगी? मैंने ये नहीं कहा भाजपा की पार्टी। भाजपा की पार्टी तो जब तक सूर्य चांद रहे तब तक रहेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, आज दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, कल भाजपा की सरकार होगी, कोई भी सरकार हो। अग्निवीर रिटायरमेंट के पहले बैच में बोला आपने। एग्जैक्टली, पहले बैच में भाजपा की सरकार आएगी।
एक बात बताइए, उसके अच्छा, बाद तो मैंने क्या बोला, किस मैंने कहा आधार- स्टेट गवर्नमेंट जो है वो घास छिलेगी। हाँ। सब कुछ केंद्र सरकार नहीं करना है। जिन बच्चों- तो स्टेट परमजीत गवर्नमेंट जी- का ये अधिकार नहीं है। जो देश का बेटा, जो भारत माता का सपूत 4 साल भारत माता की सेवा करके आया है, उसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। जिस बच्चे दूसरी ने बात, एक और स्टेप आगे आता हूं मैं आपके। आज से 4 साल, 6 साल, 10 साल बाद की सूरत दिखाता हूं आपको। हमारा 4 साल, 6 साल, 10 साल बाद देखिए, जिस ऑफिस में जाएंगे, जिस सरकारी कर्मचारी को, जिस सरकारी अफसर के पास जाएंगे, वही आर्यवीर होगा जो देश की सेवा करके आ गया। वो देश के साथ बेईमानी करेगा कभी जीवन में? आप बताएं सर। बता रहा हूं, वही बता आपसे रहा हूं। पूछता हूं मैं। बेईमानी तो सबसे पहले आपने वहां कर दी। जो बच्चे पहले ही तैयारी कर रहे थे, उन्होंने अपना फिटनेस क्लियर कर लिया था, तमाम चीजें क्लियर कर ली थी, उनको एक घोषणा कर दी कि अब आप सिर्फ 4 साल के लिए बहाली पे जाओगे, वो भी सिर्फ 25%, 75% को निकाल देंगे। 4 साल के बाद बहाली पे जाएंगे, 25% उन लोगों का तो भविष्य ही खराब कर कभी दिया भी कोई भविष्य खराब नहीं करा। आर्यवीर ज्यादा से ज्यादा आवेदन करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जो 25% का भी आप डेटा निकाल के देखेंगे, पिछले 20 साल की भर्तियों से ज्यादा वो डेटा 25% का भी मिलेगा। आप लोगों ने और बताएं आप। 2008 से लेकर के अब तक उनकी पेंशन खत्म कर दी, जवानों की, आर्मी के जवानों की पेंशन खत्म कर दी, और आपके विधायक जी की, सांसद जी की, तमाम नेताजी लोगों की पेंशन डबल आ रही मैं तो है। इस चीज का हमेशा विरोध करता आया हूं। मैं तो इस चीज का हमेशा विरोध करता आया हूं। 1 रैंक 1 पेंशन का मैं हमेशा पक्ष लेता आया हूं। रही बात विधायक, सांसद और भी जितने नेता लोग हैं, मैं ये कहता हूं आज से ही, और मैं इसका सपोर्ट करता हूं, अगर भविष्य में मैं विधायक, सांसद बनूं, मुझे भी नहीं दी जाए। बहुत और बढ़िया। वर्तमान देखो, में जी, सुनो सर, जी। वर्तमान में जितने विधायक, सांसद हैं, जितने सरकारी नेतागिरी के पद माध्यम से जिनको पद मिले हुए हैं, इनको किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी देखो, चाहिए। सच्चाई है कि सबसे ज्यादा अगर हमारे वाकई सरकार का पैसा खर्च होता है तो नेताजी लोगों की तनख्वाह और नेताजी लोगों की पेंशन के ऊपर खर्च होता है। अगर वही पैसा आर्मी के जवानों के ऊपर खर्च हो जाए और उनको पूरी तरह से बहाली मिल जाए, जैन जी, तो वाकई फायदे में रहेगा हमारा समस्या सरकार। यही है जी। राजनीति में आज लोग पैसा कमाने और पेंशन कमाने आते हैं। देखो, सच्चाई मैं बता कह दी रहा है। हूं और ये आपको, सिर्फ एक बात नहीं मैं है कह रहा हूं आपको, जी, ये राजनीति सिर्फ का बीजेपी की मतलब बात क्या नहीं है? है, और ये तमाम राजनीति का सरकारों सर, की पार्टी जी। अब आप ला रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं। अब आप पार्टी ला रहे हैं, मैं अब सीधी बात कर रहा हूं, आप पार्टीबाजी ला रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, भाजपा एक का संस्कार हाँ, ये नहीं है, सबका ये है। अब मैं बताता हूं आपको, नेता नगरी के लोग किस लिए पेंशन चाहिए? राजनीति का मतलब राष्ट्रनीति क्यों नहीं है? राजनीति का मतलब जनता की सेवा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ जनता की सेवा, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सच्चा- मेरी भारत माता, मेरा भारतवर्ष विश्व गुरु बने, इस पूरी दुनिया में इसका नाम हो, मेरे लोगों को सुविधाएं मिले, मेरे लोगों को, ये सीवर बंद पड़े हुए हैं, ये सीवर चालू हो, बिजली नहीं मिलती वहां बिजली उपलब्ध कराई जाए, जहां गैस नहीं है वहां गैस उपलब्ध कराई जाए, जहां पे पानी नहीं है वहां पानी उपलब्ध कराया जाए, जहां ट्रेन नहीं जाती वहां ट्रेन पहुंचाई जाए, जहां बस नहीं जाती वहां बस पहुंचाई जाए, जहां पैदल चलना असंभव है वहां रोड बनाया जाए। ये काम सेवा के लिए होना चाहिए, और सेवा के लिए आप पेंशन की बात करते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि विधायक, सांसदों की तनख्वाह भी नहीं होनी चाहिए। सच्चाई ये आप है बात क्यों? कर रहे हैं क्योंकि पेंशन की। वो अगर किसी भी प्रकार से चुनाव लड़ते हैं तो वो सिर्फ समाज की सेवा की भावना से होना चाहिए, सेवा की भावना से। क्यों? उनकी तो तनख्वाह होनी ही नहीं चाहिए। और अगर हकीकत क्या है, अगर आप एक बार विधायक बने तो आपकी वहीं पे पेंशन शुरू, आप 2 बार विधायक बने तो आपकी 2 बार की पेंशन शुरू, ये तीसरी बार विधायक बने तो 3 बार, मतलब 3-3 पेंशन उठाता है। और वहां पर बॉर्डर पे खड़ा जवान, उसको पूरी पेंशन मिलती ही नहीं है, वहां पेंशन ही खत्म है उसकी, जबकि उसकी पेंशन होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उसकी सुरक्षा होगी कुछ तो होना वो भारत की वासियों की सुरक्षा करता है। आज खुद वो सुरक्षित नहीं है। सर, जो हमारे सिक्योरिटी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी भारत माता की अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में 1 सेकंड के 100वें भाग में भी नहीं सोचता, दुश्मन को गोली मारने के लिए और अपने सीने पे गोली खाने के लिए, जिसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आता, वो सिर्फ भारत माता की सेवा के लिए खड़ा है। लेकिन आज वही सुरक्षित नहीं है। उसके लिए अगर नेताओं की चमड़ी के जूते भी बना के पहना देने पड़े तो कम है। अब मैं आपको कहता हूं, सरकार आपके चैनल पे दिखाओ और बोलो, अगर पहली बात तो आर्य वीर जो है
अग्निवीर जो है, अग्निवीर बहुत अच्छी एक योजना है, इसको समझने की आवश्यकता है। आप जब फैक्ट में देखेंगे 25% की भी बात अगर करें, पहले हम वहीं पिछले पे आते हैं, 20 पहले साल, वहीं सर आते हैं, सुनो, पहले वहीं पिछले आएंगे। 20 साल के रिक्रूटमेंट से ज्यादा सिर्फ आने वाले 2 साल के 25% को ही जोड़ लेना आप, इससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगी सरकार। देखो दूसरी भविष्य में बात- क्या होगा। हाँ ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जिनको विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए करना है, भैया सुधर जाओ। यही अग्निवीर आने वाले हैं तुम्हारे को सुधारने के लिए, क्योंकि जो 4 साल सेना में जाकर के भारत माता की सेवा कराया वो अपने देश को जलता हुआ नहीं देखेगा। अगर विरोध करना है, हम लोकतंत्र में हैं, किसी चीज से अगर हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अगर मेरी राय किसी चीज के बारे में सही नहीं है, मैं उसको अच्छी नहीं समझता, तो उसका विरोध करने का भी एक तरीका है। ये दंगाइयों वाली जो हरकतें हैं ना, इनको छोड़ दीजिए। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, इन दंगाइयों वाली सारी हरकतें मैं बता रहा हूं आपको, ये आप लिख लेना, ये वीडियो संभाल के रखना सरकार। ये मैं आपसे मांगूंगा एक दिन। क्यों मांगूंगा? क्योंकि जिस दिन ये आर्यवीर के 4-6 बैच हमारे वापसी आ गए, अग्निवीर के सॉरी, जिस दिन हमारे अग्निवीर के 4-6 बैच सेना में आगे रिक्रूट हो गए और बाकी के आकर के देश के विभिन्न पदों पे आकर के इस देश की सेवा में आ गए, ये हरकतें होनी बंद हो जाएंगी। उसमें तो जाना ही नहीं चाह रहे अभी आज का युवा। ये जो नेता जो आज कभी जमुना पार में दंगे कराते हैं, कभी कहीं पत्थर फिकवाते हैं, ये नेता ही दंगे सुनो क्यों सर, करवाते हैं? सुनो मेरी बात सुनो, जूतों से मारो। मैं तो कहता हूं ऐसे नेताओं को जूतों से मारो, और जो नहीं मार रहे हैं वो सोचे अपने बारे में। देखिए सच्चाई है कि दंगे भी नेता ही करवाते हैं, ये भी सच्चाई है। और जितने दंगे हो रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं उपद्रवियों का भी हाथ है, और सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में वो अपना मजा ले रहे हैं और उपद्रव मचा रहे हैं। और जो भी छात्र इस प्रकार से आगजनी करना या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सही मायने में वो राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता। और जो भी छात्र इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उसमें भारत का कोई भी मीडिया उनका साथ खड़ा नहीं होगा। अगर विरोध प्रदर्शन करना है तो उसको एक शांति प्रिय ढंग से करें। किसानों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने बड़े शांति प्रिय ढंग से किया था, तो सक्सेस हुआ। अगर आप लोग भी अपना प्रदर्शन सक्सेस करना चाहते हैं तो शांति प्रिय ढंग से करेंगे तो हो सकता है। और अगर इसी तरह से उग्र होकर करेंगे तो सरकार आपकी बात को बिल्कुल नहीं मानेगी। सरकार तो चाहती है कि आप 2-4 सरकारी संपत्ति को जलाओ, 2-4 बसों को जलाओ, 2-4 ट्रेनों को जलाओ, आपके ऊपर 2-4 केस लग जाएंगे, उसके बाद आपका जीवन भविष्य बनने से पहले बिगड़ जाएगा। दोस्तों सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? को पहचानना सीख लो। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? किसानों की जो बात है, किसानों के जो आंदोलन रहा, उसमें भी जो हिंसा करी, जो उपद्रव करा, वो किसान नहीं थे। आज मेरे देश का नौजवान इतना मूर्ख नहीं है, पढ़ा लिखा बच्चा है, स्कूलिंग करके कॉलेज करके वो बच्चा अभी अभी निकला है, भारत माता की सेवा करने के सपने देख करके जो बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, वो इस भारत माता की प्रॉपर्टी को जला करके, बसों को फूंक करके इस भारत मां का नुकसान नहीं कर सकता। पहचान लीजिए उन लोगों को, कौन है जो कभी किसान के रूप में, कभी विद्यार्थियों के रूप में आकर के, और कि एक शांति प्रिय, एक शांतिपूर्वक जो विरोध चल रहा होता है उसको आगजनी में बदल देते हैं। कौन है वो लोग जो सीएए का विरोध चल रहा होता है और उसको जमुना पार में आके दंगा करवा देते हैं? कौन है वो लोग जो इस प्रकार की जो है दुश्मनी वाली, देश को तोड़ने वाली, दंगाइयों वाली, इन भावनाओं का पोषण करने वाले लोग? आप विरोध करें, मैं उसके पक्ष में हूं, बशर्ते कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें। पक्ष में हूं। अगर आपको कोई चीज, लोकतंत्र का मतलब क्या है सर? लोकतंत्र का तो मतलब ही है ना, लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों के लिए, यही तो है ना सर। लेकिन यहाँ तो ये होता ही ना, मोदी होता कहां? केंद्र मतलब मोदी जी की अगर बात करूं, वो अपने मन की बात करते हैं, जन की तो बात सुनते ही नहीं। सर किसने कहा आपको मोदी जी जन की बात नहीं सुनते? बताओ, जन की बात सुन के अगर किसान आंदोलन आए वो, मैं वही बता रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, एक प्रधानमंत्री जी सारी चीजें छोड़ करके एक एक गांव, एक एक कॉलोनी, एक एक घर में पैदल जाके लोगों के किसान वॉलंटियर तो लगा सकते हैं, अपने वॉलंटियर तो लगा सकते हैं। जब वोट नहीं लगे हुए, जब वोट मांगने के लाते हैं तब वो एक एक घर में जाते हैं। मैडम मैं बता रहा हूं, वार्ड से जब एक बंदा मैडम लेकर के आओ जो ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी को हमने कोई बात कही
और वो बात नहीं सुनी। मैं वही बता रहा हूँ, Opposition देखो में आप जब इसलिए सुन रहे हो, आप यहाँ ऑपोजिशन में, इसलिए आप सबकी बात सुन रहे हो सर। मैं अपने वार्ड की बात कर सत्ता में मैं आए ना सुनिए आप। सुनिए मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं ओपोजिशन की बात करी ना, परमजीत जी। सत्ता की बात करते हैं। सत्ता की बता रहा हूं, हाँ। जब चुनाव का समय आता है तब एक एक घर में जाकर के जनसंख्या चेक की जाती है और उसका वोटर कार्ड बनाया जाता है। और सेम चीज जब कोई नया नियम लागू करना होता है तब एक एक बंदे के घर में जाकर के उसकी राय क्यों नहीं ली जाती? लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? एक बात बताइए, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? मैं आपसे आता हूं ना, लेनी चाहिए बिल्कुल लेनी चाहिए, और ली है। अब बताता हूं कैसे ली है। बताओ कैसे ली है? किसी चीज का कोई प्रोटोकॉल होता है सर, ये ऐसे ही? अब बताओ, गाड़ी किसान चलानी है, किसान मैं- आंदोलन के ऊपर बात सर, है, मैं बात वहीं से कर- आते हैं। वहां बताओ किसकी राय ली आपने? सर मैं बता रहा हूं ना आपसे, किसी चीज का प्रोटोकॉल है ना, कोई विदाउट प्रोटोकॉल काम करेंगे? दिल्ली के अंदर हम बैठे हैं, 70 विधानसभाओं के 70 विधायक चुन के बैठे हैं ना। किसने बिठाए? 70 विधायक? जनता ने बिठाए ना। 70 विधायक दिल्ली की भलाई के लिए जाकर के काम करेंगे, नियम बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे। ऐसे ही देश मतलब के ये अंदर- ये सर, उन, सुनिए, उनका काम है सर, ये। सुनिए, अच्छा। किसका काम है? मतलब ये किसका काम है? मैं आप वही बताएं किसका काम मैं है? वही बता रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का काम है कि वो सर, जाकर पार्टी की किसने? पार्टी तो आप फिर बार बार आप वही कह रहे, दिल्ली सरकार का काम है। से जैन साहब पार्टी निकालो। आपने क्या बोला? विधायकों का मैंने काम क्या है। बोला? अपने पार्षदों का दिमाग- काम नहीं हो सकता, सर, कार्यकर्ता का काम सर, नहीं हो सकता ये। सुनो, हाँ। अपने दिमाग से पहले तो पार्टी निकालो। ये मैं कार्यकर्ता आपसे- का काम नहीं हो सकता मैं क्या? आपसे पार्टी की बात नहीं कर रहा। ये कार्यकर्ता का सर, काम नहीं है। सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे पार्टी की बात नहीं कर रहा। ये कार्यकर्ता- पहले तो पार्टी को निकालो। कार्यकर्ता कर अब मैं आता हूं आपकी बात पे। कार्यकर्ता नहीं कर सकता इस काम को। विधानसभा क्यों बनी है? हाँ। भंग कर दो विधानसभा को। एक एक घर में जाकर के हम जाकर के पूछेंगे। भाजपा का आज, चाहे हम कहीं सत्ता में हैं चाहे विपक्ष में हैं, भाजपा का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ के प्रत्येक घर के अंदर जाता है, एक एक लोगों से उसका संपर्क है, बातचीत है कि भाई ये नियम हम लाने वाले हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? सर, आपको पता है आपके न्यूज चैनल पे क्या आने वाला है अभी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई बता रहा हूं ना आपको। मेरा सर, सवाल वो मेरे तरीका सवाल तो नहीं सुनो, है। मेरा सवाल तो सुनो। आप बिना 10th पास करे 12th का एग्जाम नहीं दे सकते। मेरा सवाल नहीं सुन रहे आप। मैं ये कह रहा हूं, जब कोई भी सरकार कोई नियम अगर बना रही है, लागू कर रही है, तो उसके विषय में पहले जनता से राय लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सर, मैं क्या कह रहा हूं आपको, जो विधायक बैठे हैं, जो सांसद बैठे हैं, वो कौन है? किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? किसने चुन के भेजे हैं? देश के अंदर मेरा तो सवाल जो था उसका तो जवाब ही नहीं दे रहे अरे आप। उसी का तो जवाब दे रहा हूं, और क्या दे मैं रहा तो ये पूछ रहा हूं, राय लेनी चाहिए जनता की या सर, नहीं मैं लेनी आपसे चाहिए? क्या पूछ रहा हूं, देश के अंदर लोकसभा के अंदर जो सांसद जाके बैठ रहा है वो कौन है? उत्तर पश्चिम के सांसद हंसराज हंस जी हैं, माननीय पद्मश्री। उसके बावजूद भी सर, कड़ा विरोध सुनो करती है यार, जनता। सुनो यार। जनता कौन सा विरोध कर रही है सर? आप जनता ही बताओ तो ना। करते। किसान लोग आंदोलन में बैठे रहे, किसान साल भर तक बैठे रहे, किसान वहां पर मर गए, लेकिन आप लोगों ने उसकी एक सूझ तक नहीं ली। उसके बाद अंत में जब देखा कि ये लोग नहीं हट सर, रहे, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? आप पहले तो एक मुद्दे पर आ करो। आपने कहा लोगों से राय लेनी चाहिए कि नहीं। हाँ। पहले मैं उस पर बता देता आप हूं। लोग कहां राय इस लेते हो? क्षेत्र के सांसद हंसराज हंस जी हैं। इस क्षेत्र के लोगों ने इलेक्शन के माध्यम से वोट देकर के चुना, लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए। इस विधानसभा से धर्मपाल लाकड़ा जी विधायक हैं, लोगों ने वोट डाल करके उनको चुना है। किस लिए? उनकी नुमाइंदगी करने के लिए। दिल्ली सरकार, दिल्ली की विधानसभा के अंदर जो भी रूल बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे, इस दिल्ली की भलाई के लिए, दिल्ली की जनता के वेलनेस के लिए, वेलफेयर के लिए, वो बनाने के लिए उसको चुना है। ऐसे ही जब बात करते हैं हम सेंटर की, तो पूरे देश के अंदर लोगों की भलाई के लिए जो भी कानून बनेंगे, जो भी योजनाएं बनेंगी, उनके लिए पब्लिक ने चुना है सांसद को। ठीक है ना जी? ये दोनों ही लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नहीं करते, सिर्फ जनता ने चुन लिया इनको। लेकिन आपको लगता है कि जनता की सुनते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? ये जनता के प्रतिनिधि नहीं है? मतलब आपको लगता है जनता की सुनते हैं? तो जनता नोटा क्यों नहीं दबाए? 80% नेता भ्रष्ट हैं, जब जनता बर्बाद हो रही है। चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, कितने प्रतिशत अगर नेता आपके ये लगता है लोग- सही काम कर रहे हैं? अगर आपका नेता आपका प्रतिनिधित्व करने की योग्यता नहीं रखता, तो नोटा दबाएं भाई। आप बता दो। नोटा दबाएं। मैं तो आपसे पूछ रहा अपनी हूं, वोट खराब ना करें। आप ये बताओ कितने प्रतिशत नेता ईमानदारी से काम करते हैं? बताओ। सर, कितने % लोग नहीं करते? 80% भ्रष्ट हैं। अगर सर केजरीवाल सरकार की बात ना करो ना। मैं तो सबकी बता रहा हूं, केजरीवाल की मैं बात तो मत करो सबकी ना। बता रहा हूं। दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों का स्वास्थ्य खराब है। 80% नेताजी आप- वाकई आप- भ्रष्ट है। आप बात करें वो जो
रीजनेबल है, जायज। मैं रीजनेबल बता रहा हूं। बेशक ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, बेशक आम आदमी पार्टी का कार्यालय, सबके सब 80% भ्रष्ट हैं। 100 अगर 80% नेता, पहली बात तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। दूसरी बात रखोगे क्योंकि वाकई आम आदमी जब बीजेपी से जुड़े हो तो इत्तेफाक कहां से रखोगे ना। मैं क्या कह रहा हूं, आप कह रहे हैं 80%, अगर 100% नेता भी आपकी बात बड़ी कर दी और बोलो, आप तो 80 कह रहे हो, मैं कह रहा हूं 100 भी है, तो गलती किसकी है? मैं रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से जनता से, दोनों हाथ जोड़ के, अगर उस नेता की यह योग्यता नहीं है कि आपका प्रतिनिधित्व कर सके तो नोटा दबाओ। किस लिए निकम्मों को चुन करके सर पे बिठा रहे हो? जूते को पैर में पहना जाता है, कितना भी महंगा हो, सर पे मत बिठाओ। कम से कम योग्य लोगों को लेकर के आओ ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो, ऐसी योजनाएं बने, ऐसे कानून बने, विधानसभा बनी तो जनता के टैक्स के पैसे से, संसद भवन बना तो टैक्स के पैसे से, अंदर विधानसभा में जितने विधायक जी बैठे हैं वो जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी और उनकी पेंशन आती है। सेम संसद भवन में जितने सांसद महोदय बैठते हैं उनकी टैक्स के पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी और पेंशन आती है। लेकिन वही लोग हम लोगों को बेरोजगार करते हैं और हम लोग उनको रोजगार देते हैं। इतनी ही, यही तो मैं कह रहा हूं, जागरूक बनिए। अगर उस बंदे की इतनी वैल्यू ही नहीं है, इतनी योग्यता ही नहीं है, वो इतना सक्षम ही नहीं है कि आपकी समस्या उठा सके, उसका तो एग्जाम होना चाहिए। एग्जैक्टली होना चाहिए, एग्जाम करो, जो मर्जी करो। अच्छा, ये तो लोकतंत्र है, जनता इस चीज के बारे में आवाज उठाए। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार महोदय, आपसे मेरा निवेदन है, एक कैंपेन चलाइए इसमें। मैं तो चला रहा हूं, मैं तो लगातार इसके लिए बोलता हूं। साथ एक एक गली, एक एक घर में पैदल जाने को तैयार हूं मैं। परमजीत जी, मैं लगातार अपने वीडियो में इस चीज को बोलता हूं कि किसी भी बंदे को यदि चुनाव लड़ना है तो उसका एक एग्जाम पास होना चाहिए। अगर वो एग्जाम क्लियर कर लेता तब उसको इस लायक समझा जाए। लेकर के आओ ना सर। सही बात है, गलत है, बिल्कुल होना चाहिए, मैं कब मना कर रहा हूं। दूसरा, हम लोग इनको रोजगार देते हैं, हम लोगों के टैक्स के पैसों से इन लोगों की तनख्वाह आती है, विधायक की, सांसद की, मंत्री की, और ये लोग हमें ही बेरोजगार कर देते हैं। सर पहली बात तो मैंने पहले बोला आपके चैनल पे, पेंशन की बात छोड़ो, इनकी सैलरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने बोला टेस्ट होना चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूं टेस्ट होना चाहिए। तीसरी बात, ऐसे लोग विधायक बने बैठे हैं जिनको चौथी क्लास नहीं पड़ी, सांसद जी भी बने बैठे हैं, ऐसे लोग मंत्री बने बैठे हैं। तो वहीं पे आ रहा हूं, सांसद मंत्री बने बैठे हैं, ऐसे लोग हैं। जनता या रिपोर्टर पूछता है सर ये समस्या आपने क्या किया, कहता मुझे बताओ मैं क्या करूं। उसको यही नहीं पता कि उसकी पावर क्या है, क्योंकि उसकी ड्यूटी क्या है। अनपढ़ आदमी है, चौथी क्लास की शक्ल नहीं देखी उसने, उसको काम करने का नहीं पता, उसको सेवा करने का नहीं पता, उसको किसी डिपार्टमेंट से कैसे बातचीत करनी है, संपर्क करना है, पत्राचार करना है, मीटिंग करनी है, नहीं पता। ड्रेसिंग सेंस तक नहीं है। ऐसे निकम्मे लोग हैं कि लोगों के बीच में चले जाते हैं, बोलने की तमीज नहीं है, महिलाओं के बीच में कैसे बोलना चाहिए, बच्चों के बीच में कैसे बोलना चाहिए। क्योंकि जिसके ऊपर 4 केस होंगे, 8 बार जेल गया होगा, बना करके बिठा दिया। सही बात तो ये, जिसके ऊपर 4 केस होंगे, 8 बार जेल गया होगा, वो तो नेताजी बनता है, और जो पूरी पढ़ाई लिखाई करके शिक्षित हो जाता है वो बॉर्डर पे जाके अपनी गोली खाता है। आप कह रहे हैं कि 4 साल के बाद एटीएम के बाहर खड़ा होगा। ये लोग जो बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं, एटीएम के बाहर खड़े होने लायक नहीं है। पहले तो इन्हीं लोगों को निकाल दो। इनको क्यों नहीं निकाले? क्योंकि एग्जाम हो जाए तो ये जनता से मेरा बार-बार निवेदन है। अच्छा परमजीत, एक बात बता, अगर एग्जाम हो जाए तो सच्चाई ना 90% से ज्यादा नेता बाहर निकल जाए। 100% भी निकल जाए, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? कम से कम यही सच्चाई है, यही सच्चाई है कि अगर वाकई इन्होंने तो 100% जनता जो है नेता 100 भी निकल जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे देश का तो भला होगा, मेरे क्षेत्र का तो विकास होगा। पढ़ा लिखा बच्चा आएगा, उसको ये तो पता होगा कि ये सीवर अगर मैंने दबा दिए हैं तो इन सीवरों को चालू करना है, मेन ड्रेन में इसका कनेक्शन कैसे करना है, मेन ड्रेन का आउटफॉल कहां पे देना है। अनपढ़ गवार को तो यही नहीं पता कि भैया मैं यहां से 1 गिलास पानी फेंकूंगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जाएगा या आसमान में उड़ जाएगा। उसको तो यही नहीं पता कि अगर मैं हीट करूंगा तो वाष्प बन करके ऊपर भी उड़ जाएगा। उसको तो एक बात पता है कि भैया मेरे कार्यालय में पानी भरा है, मैं कहां से निकालूं। ऐसे लोगों को ला करके यहां सर पे बिठा दिया। मैं कहता तमाम नेताजी लोगों को बिठा, मैं सिर्फ एक की बात नहीं करूंगा और ना एक विषय के ऊपर जाऊंगा कि ये किस, लेकिन सच्चाई है कि ये सच्चाई है कि तमाम नेताजी लोग ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे हिंदुस्तान को खोखला करते जा रहे हैं। और सही मायने में अगर जनता अपनी आवाज उठाना सीख जाए और अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तो अपनी आवाज अगर बुलंद तरीके से उठाना सीख जाए तो शायद हमारे हिंदुस्तान का, हमारी दिल्ली का विकास
सही तरीके से हो सकता है। बाकी इस चीज को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, अग्निपथ स्कीम को लेकर के आपके अपने क्या विचार हैं, उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। और फिर जो है छात्रों से उम्मीद करूंगा, निवेदन करूंगा, तमाम प्रदेश के छात्रों से, सिर्फ दिल्ली भर में नहीं, तमाम प्रदेश जो है राज्यों से जो है जितने भी छात्र हैं, किसी भी प्रकार से जो प्रदर्शन आप लोगों को करना है वो शांति प्रिय तरीके से करें, उग्र होकर या किसी भी प्रकार की अगजनी ना करें। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।